जरा सोचो, एक पतले कमजोर लड़के में दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है रैगना के साथ। दरअसल रैगना एक अनाथ और बदकिस्मत लड़का था जिसके पैदा होते ही लाइफ के एल लग गए। हुआ यूं कि जब वो 3 साल का था तभी उसके माता पिता को ड्रैगनों ने खा लिया। इसके बाद उसको कुछ रिश्तेदारों ने पनाह दी, पर एक दिन ड्रैगन फिर से आ गए और उसके उन रिश्तेदारों को भी खा गए। आए हाय, इतनी बुरी किस्मत। इतना ही नहीं, कुछ महीने बाद जब उसे एक अमीर परिवार ने गोद लिया तब ड्रैगनों ने उस परिवार को भी अपना शिकार बना डाला। इतना सब कुछ झेलने के बाद आखिरकार हमारा हीरो रैगना एक बेघर बच्चा बन गया, क्योंकि जब उसके पास कोई घर परिवार ही नहीं होगा तो ड्रैगन ना उसके घर को जला सकते हैं ना उसके परिवार को खा सकते हैं। उस दौरान रैगना अक्सर सोचता था कि क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो शांति से जी सके। तभी एक तेज रोशनी के साथ उसे अपने सामने एक लड़की नजर आई। ये लियो थी। लियो ने उससे आते ही पूछा कि क्या तुम मेरे साथ ड्रैगन का शिकार करना चाहते हो। असल में वो खुद भी उस वक्त अनाथ और बेघर थी और रैगना के जवाब की परवाह किए बिना ही उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस वक्त रैगना इतना फट्टू और डरपोक था कि वो ड्रैगन का साइज देखकर ही हार मानने को तैयार हो जाता, जबकि लियो आगे बढ़कर एक ही वार से ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देती। थोड़े ही समय में दोनों काफी करीब आ गए और रैगना हमेशा लियो की देखभाल करने की कोशिश करने लगा। उधर रैगना ये समझाता है कि ड्रैगन एक मैजिकल ब्लड लाइन से आते हैं और सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं और उन्हें मारने के 2 तरीके हैं, या तो उनकी नसों में बहते खून को चांदी जैसे हथियार से जमा दो या फिर उन्हें सीधे धूप में जलने के लिए मजबूर कर दो। पर एक दिन अचानक उनके शहर पर ड्रैगनों ने हमला बोल दिया, जिसमें लियो ने रैगना को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसी पल से ही रैगना को ड्रैगन से नफरत हो गई और उसने ये कसम खाई कि वो आजाद घूमते हर ड्रैगन को मिटा देगा। आने वाले बरसों में रैगना लगातार लड़ाइयों में कूदता रहा और कई बार तो वो मौत को छूकर टक से वापस भी आ गया। शुरुआत में वो हमेशा हारता, मगर धीरे धीरे उसकी हार जीत में बदलने लगी और आखिरकार वो बन गया कभी ना हारने वाला इंसान। वो इसी काम में 44 साल तक लगा रहा और उसी दौरान उसकी सिल्वराइन तलवार उसके शरीर के साथ मिलकर एक हो गई और इंसानों की सारी सीमाओं से आगे बढ़कर वो इतिहास का सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर बन गया। मगर एक दिन अचानक उसके सामने एक अजीब से दिखने वाली लड़की प्रकट हुई जिसका नाम क्रिम्सन था। उसने बताया कि वो रैगना की शक्ति और ताकत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। बदले में जब रैगना ने उससे पूछा कि वो कौन है तो उसने बताया कि वो एक हाई ड्रैगन है। ये सुनते ही रैगना ने बिना देर किए क्रिम्सन के ऊपरी हिस्से पर ऐसी लात मारी कि वो चूर चूर हो गया। पर तभी क्रिम्सन का दूसरा रूप पीछे दिखाई दिया। उसने कहा कि वो यहाँ एक डील देने आई है। वो चाहती है कि रैगना उसके साथ मिल जाए ताकि वो मिलकर तमाम ड्रैगन्स का सफाया कर सके। जवाब में रैगना बिना कुछ सोचे समझे एक ही झटके में उसका सिर काट डालता है कि तभी असली क्रिम्सन ने वो कटा हुआ सर पकड़ा और दोबारा साथ देने की बात कही, लेकिन रैगना ने फिर से उसे मना कर दिया। तो क्रिम्सन ने मजबूर होकर और भी ड्रैगन्स को रैगना की लोकेशन बता दी। तभी वहां पर बहुत से ड्रैगन आ गए और आखिरकार रैगना सभी ड्रैगनों को हरा नहीं पाया और वो अपनी कमजोरी पर सवाल उठाने लगा। तभी अचानक वहां एक फरिश्ते जैसे पंखों वाली ड्रैगन सामने आई जिसका नाम था अल्टीमा। उसने बोला कि रैगना तुम्हें जिंदा रहने दिया जाएगा। है? रैगना को कुछ भी समझ ही नहीं आया। किसी दूसरे ड्रैगन ने बताया कि वो उसे ड्रैगन में बदलने वाले हैं जिससे वो इंसानों की यादें और ड्रैगन्स के लिए नफरत दोनों भूल जाएगा। इसी दौरान अल्टीमा ने एक खंजर तैयार किया और रैगना की पीठ में उतार दिया। लेकिन रैगना को अपने जीवन का असली मकसद याद था। उसने अपनी ही छाती में अपनी तलवार घोंप ली ताकि ड्रैगन का खून उसके दिल को खराब ना कर पाए। उसने ये माना कि शायद उसका जीवन बेकार है, पर वो अल्टीमा को अपने मन मुताबिक करने नहीं देना चाहता। फिर उसी शाम क्रिम्सन वापस लौटी। वो रैगना से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी कि कैसे उसने अपना दिल बर्फ का जमा लिया ताकि वो एक ड्रैगन न बन सके। और फिर क्रिम्सन ने उसे दोबारा जीने का मौका दिया कि चलो एक चांस और दे ही देती हूँ, और कहा कि वो उसका इस्तेमाल करके हर ड्रैगन को मार डालेगी। लेकिन फिर भी वो अंत में हार ही गए। इसलिए रैगना ने जादू का सहारा लिया। उसने अपने अतीत में लौटकर अपने छोटे वाले रूप से बात करने का सोचा। वो ठीक उसी पल उससे जुड़ा जब ड्रैगन लियो की जान लेने वाली थी। बड़ा रैगना अपने छोटे रूप से मिला और उसे देखकर काफी नाराज हुआ। उसने उसे डांटते हुए कहा कि वो हमेशा लियो को हीरोइन मानकर उसी पर डिपेंड रहा, जबकि अगर उसे वाकई उसकी परवाह थी तो खुद सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर उसकी रक्षा क्यों नहीं की उसने। वो बूढ़ा रैगना चीखने लगा कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुका है, इतना मजबूत कि वो ड्रैगन गॉड को भी हरा सकता है। उसके पास सबको बचाने की ताकत थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सब मर चुके हैं। वो पछतावे में अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। इतनी मेहनत से ये ताकत पाई पर एंड में सब बेकार हो गया। अब उसकी ये शक्ति किस काम की जब उसके पास खोने के लिए कोई बचा ही नहीं। तभी छोटे रैगना ने उसके हाथ को थामा और कहा कि
उसे वो ताकत चाहिए, वरना वो लियो को दोबारा खो देगा। वो रोने ही वाला था कि तभी बूढ़े रैगना ने उसे परे ढकेल दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और सीधे छोटे रैगना के दिल में घोंप दी। खच्चैक! उसने तब बताया कि ये उसकी असली योजना थी। छोटे रैगना का शरीर बर्फ में बदलने लगा। इसके बाद तुरंत ही रैगना की शक्ति जाग उठी और उसे दिल और शरीर में काफी तेज दर्द महसूस होने लगा। बूढ़े रैगना ने कहा कि आज से वो दोनों एक हो जाएंगे, यानी छोटे रैगना के शरीर में भविष्य की सारी यादें और ताकत आ जाएंगी, लेकिन इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर छोटे रैगना को उस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस हर हाल में लियो की रक्षा करनी थी। इधर लियो अभी अपनी लड़ाई से बुरी तरह थकी हुई थी और जिस ड्रैगन से वो भिड़ी थी वो बड़े आराम से खड़ा हुआ था। लियो ने उससे पूछा कि तुम क्या ड्रैगन गॉड हो? ये सुनकर वो ड्रैगन भड़क उठा और बोला कि वो सिर्फ एक सेवक है, उसे किसी शाही ड्रैगन के खून से मत जोड़ो। उसने लियो पर आग का गोला फेंका, मगर लियो बच निकली। उस ड्रैगन ने अपना नाम ग्रिमल बताया। वो एक सबसे कमजोर सुपीरियर हाई ड्रैगन है, पर इंसानों को कुचलने के लिए काफी ताकतवर है। लियो उसकी इन बातों पर जरा भी ध्यान न देते हुए एक बार फिर से लड़ने को तैयार हो गई, मगर ग्रिमल उसे पहले कुछ बताना चाहता था। वो कहने लगा कि इस शहर और पूरे राज्य के विनाश की वजह यही है कि ये इंसान ड्रैगन गॉड्स के लिए बलि चढ़ेंगे। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके गॉड को कभी डॉन एरू में एक पेस्ट्री की दुकान बहुत पसंद थी। वो हमेशा वहाँ से सामान खरीदा करते थे, लेकिन लूट पूट की वजह से वो दुकान बंद हो गई और पिछले 10 सालों में डॉन एरू इसलिए ड्रैगन्स के हमलों से बचा रहा। मगर दुकान बंद होने से उसके गॉड को डिप्रेशन हो गया और उसने ये पूरा राज्य नष्ट करने का फैसला कर लिया। ये सुन लियो हक्की बक्की रह गई। ग्रिमल ने आगे बोला कि उसका गॉड ही सबका भाग्य तय करता है और लियो को अब अलविदा कह देना चाहिए। उसने धारदार ब्लेड जैसी चीजें लियो की तरफ फेंकी, मगर उसी पल ग्रिमल को महसूस हुआ कि हूबहू वैसी ही ब्लेड जैसी चीजें उसके पीछे भी है। उसने मुड़कर देखा, पर उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया कि तभी माहौल बिल्कुल बदल गया और उसे अचानक किसी के कवच गिरने की आवाज सुनाई दी। खन! उसने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि कई ड्रैगन बर्फ में ढके खड़े हैं। तभी रैगना उठा और चलने लगा। ड्रैगन्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर रैगना ने उन्हें छूते ही तहस नहस कर दिया। अब वो अपने फ्यूचर वाले रूप की असली ताकत को यंग बॉडी में दिखा रहा था। अपने ऑरे के साथ उसने वहां के हर ड्रैगन को पल भर में हरा दिया। वो इतनी तेजी से ग्रिमल के सामने पहुंचा कि ग्रिमल उसके पास खड़े होते ही जमने लगा। ग्रिमल को लगा कि मानो वो किसी ड्रैगन मोनार्क के सामने खड़ा हो, उन चुने हुए राजसी ड्रैगनों के सामने जो अलग अलग ड्रैगन ब्लड लाइंस को लीड करते हैं। रैगना की ऑरा से घबराकर ग्रिमल ने बर्फ तोड़कर अपना असली ड्रैगन रूप धारण करने की कोशिश की और खुद को ऊंचा साबित करना चाहा, लेकिन तभी रैगना ने बड़े ही कूल से हाथ उठाकर कहा कि फ्रीज, और एक ही पल में ग्रिमल बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े में बदल गया। लियो और उसका साथी साइक्स ये देखकर समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या ये वही कमजोर रैगना है। इधर रैगना ने सिर्फ इतना कहा, शैडर, और सारे जमे हुए ड्रैगन टूटकर टुकड़ों में बिखर गए। इसके बाद वो अपने आप को समेटते हुए अपने नेचुरल लुक में वापस आ जाते हैं। उसने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे लियो उसे पुकार रही हो, और जब उसने पीछे देखा तो लियो खड़ी थी। ये देखते ही वो लियो की तरफ दौड़ा। तभी बूढ़े रैगना को अपनी एक बड़ी गलती याद आई कि पहले कभी मैं इस जवान रूप में इतनी ताकत क्यों नहीं जुटा पाया, और लियो उसके लिए हमेशा लड़ती रही। वो लियो को गले लगाकर उसका नाम लेते हुए रोने लगा, लियो। ये सब देख लियो बहुत हैरान थी, लेकिन फिर उसने हंसते हुए उसके सर पर हाथ फिराया और बोला कि देखो मैं अपना वादा निभाकर जिंदा बच गई हूँ। वहीं उसने रैगना की ताकत की भी तारीफ की। वाह, तुम्हारी ताकत तो माशा अल्लाह है, इसके लिए जरूर तुमने बहुत मेहनत की होगी, है ना? पर रैगना ने मना करते हुए कहा कि असल में जिसने इतनी मेहनत की थी वो अब रहा ही नहीं, उसके पास अब बस उसकी यादें बची है। और वो ये भी बताता है कि वो आदमी लियो को कितना मिस करता था, जिसके जवाब में लियो ने कहा कि उसे सब कुछ समझ आ रहा है और उसने रैगना को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा। इधर उसी वक्त बूढ़ा रैगना किसी दूसरी जगह पर किसी से मिला, जिसने उससे पूछा कि क्या वो यूं ही खड़े खड़े मर गया है। याद है ना, इतनी बड़ी ताकत का तुम्हें हर जाना चुकाना होगा। साथ ही साथ वो ये भी बोली कि अब छोटा रैगना ज्यादा नहीं जी पाएगा। मगर उसने बूढ़े रैगना के चेहरे पर वो इमोशन देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद ये पछतावे का इमोशन था। उसने कहा कि अब उसके पास पास्ट पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ताकि उसे ये उम्मीद रहे कि उसका यंग रूप एक ऐसी दुनिया बना सके जहाँ ड्रैगन ही ना हो। लेकिन उसी दिन 6 और शहर सुपीरियर ड्रैगन्स के हमले से पूरी तरह नष्ट हो गए।
तबाह हो गए। अगले दिन लियो ने रैगना को शहर की हालत के बारे में बताया। तभी साइक्स भी उनसे मिलने आया और रैगना की योजना पूछने लगा। तब रैगना ने कहा कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ड्रैगन्स पूरे राज्य को तबाह करने वाले हैं। हाँ, वैसे ड्रैगन कुछ कानूनों का पालन करते हैं। वो किसी ऐसे राज्य या शहर पर हमला कर ही नहीं सकते जब तक उनका गॉड उनको परमिशन ना दे। अब रैगना ये समझ गया था कि उन्हें देश से बाहर निकल जाना चाहिए, सिर्फ तब ही उनका पीछा नहीं किया जाएगा। साइक्स ने पूछा, क्या तुम रैगना ही हो? इस पर कोई जवाब ना देते हुए रैगना चुपचाप सा हो गया। रैगना का ये बर्ताव साइक्स को उस समय बड़ा ही अजीब लगा और उधर रैगना नींद में भी लियो का नाम लेकर रो पड़ा, जिसके जवाब में लियो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन न लो, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। अब लियो इस सोच में पड़ गई कि क्या रैगना को इतनी महान शक्ति मिलने के बाद भी उसकी जरूरत है क्या? कि तभी अचानक बहुत जोर से जमीन हिलने लगी। वो जैसे ही बाहर भागे तो उन्होंने देखा कि जंगल उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, मानो जैसे वो हमला करने के लिए आ रहा हो। ये देखकर लियो फौरन उन्हें रोकने दौड़ी, जबकि रैगना वही सोता रहा। उधर एक शेफ ने लॉर्ड टेम ऑफ नाम के एक भारी भरकम इंसान से माफी मांगी। दरअसल आज उसने मेमना तो प्याजा बनाया था, पर उसे वो बनाने में काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से टेम ऑफ इंतजार करते करते परेशान हो गया और उसने नौकरानी को खाना लाने को कहा। बस फिर क्या था, नौकरानी डरती हुई खाना ले आई। खाना देखते ही मोटू मल के मुंह में पानी आ गया और वो पागलों की तरह हंसते हुए उसे खाने लगा। पर उसे वो खाना शेफ के खाने से कुछ खास नहीं लगा और अचानक मोटू मल एक विशाल राक्षस के रूप में बदल गया और उस नौकरानी और आसपास के लोगों को एक ही बार में चट कर गया। वहीं एक आखिरी बची हुई नौकरानी वहां से भाग ना सकी। तब उस राक्षस ने कहा कि उसके गॉड ने इंसानों का खात्मा करने का ऑर्डर दिया है। इधर मेन शहर में लियो हिलती डुलती पेड़ जैसी चीजों को काट रही थी। उसने 10 से ज्यादा पेड़ काटे पर यह सिलसिला खत्म ही नहीं हो पा रहा था कि तभी कहीं पास में बहुत बड़ा धमाका हुआ। पर लियो का ध्यान तो रैगना पर था, जिसे टहनियों ने जकड़ रखा था। ये देखकर वो उसे बचाने दौड़ी, मगर पेड़ की टहनियों ने उस पर भी हमला कर दिया। रैगना को एहसास हुआ कि लियो संकट में है, तो वो जाग गया और उसने जोर से लियो को पुकारा, लियो! और देखते ही देखते उसकी शक्ति बाहर आने लगी। रैगना के ऑरे की वजह से आसपास की सारी टहनियां जम गई। उसने शहर की तरफ देखा तो खतरनाक जंगल करीब आ चुका था। ये देखते ही वो पल भर में टेलीपोर्ट करते हुए वहां पहुंच गया। वहीं लियो ने भी उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वो पीछे ही रह गई। इस दौरान पूरे रास्ते रैगना बस यही सोच रहा था कि आखिर वो सो कैसे गया। शायद लियो को ठीक ठाक देखकर उसने ऐसी गलती कर दी। उसे अच्छे से पता था कि खतरा अभी टला नहीं था और वो खुद को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। खैर वो तेजी से आगे बढ़ता गया कि तभी उसका सामना उसी बड़े राक्षस से हुआ। राक्षस ने चिल्लाते हुए उससे कहा कि अबे ऐसे मुंह उठाए कहाँ घुसे आ रहा है। रैगना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार कराटे किक मारी, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये सब देख वहां की बची हुई नौकरानी बुरी तरह से घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने रैगना से पूछा, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर रैगना ने उल्टा उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्यों हो? नौकरानी को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। रैगना ने उसके जवाब का इंतजार ना करते हुए बोला कि उसके आने से उसका टाइम बच गया और अब उन्हें मिलकर सभी ड्रैगन्स का शिकार करना होगा। उसने नौकरानी से मदद करने को कहते हुए उसे क्रिम्सन बुलाया, मगर तभी वो नौकरानी बोल पड़ी कि कौन क्रिम्सन? पागल हो क्या? मेरा नाम इलीज है, इलीज, क्रिम्सन नहीं। ये सुनकर रैगना गुस्से से झल्ला उठा। वो कहने लगा कि वो झूठ बोल रही है। असल में वो क्रिम्सन द ड्रैगन मोनार्क है, विंग मोनार्क में फर्स्ट सीट पर रहने वाली, जिसने कभी बाकी ड्रैगन्स को धोखा देकर ड्रैगन गॉड को मारने की कोशिश की थी। उसने नौकरानी को समझाया कि तुम वही क्रिम्सन हो जिसने उसके फ्यूचर और प्रेजेंट को जोड़ दिया, जिससे बूढ़े रैगना की शक्ति अब जवान रैगना तक आ पाई है और तुम्हारा ये मकसद है कि दुनिया से हर ड्रैगन का खात्मा हो। लेकिन क्रिम्सन ऐसा क्यों चाहती है ये रैगना को नहीं पता। रैगना ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब जब दोनों का टारगेट एक है तो क्यों ना मिलकर मकसद पूरा करे। अब उसने ये माना कि वो फ्यूचर में हार गए थे, लेकिन इस बार वो जल्दी मिल गए हैं तो शायद नतीजा बदल सकता है। ये सब सुनते हुए एलीज ने भी धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और ये क्या, उसने रैगना को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिससे रैगना हक्का बक्का रह गया। इसी दौरान लियो भी वहां पहुंच गई और वो चिल्लाते हुए रैगना से शिकायत करने लगी कि आखिर वो इतनी तेज क्यों भागा और क्या उसने सारे ड्रैगन्स उसके आने से पहले ही खत्म कर दिए। कि तभी अचानक से वो बड़ा सा राक्षस पता नहीं कहां से दोबारा आ गया। वो रैगना के कराटे किक से इतने गुस्से में था कि वो जोर से चिल्लाया, आंडू पांडू समझा है क्या बे? 8th रैंक का ड्रैगन हूँ, 2 मिनट में ऐसी तैसी कर दूंगा, समझा क्या? और वो रैगना को चबाने के इरादे से जैसे ही आगे बढ़ा,
रैगना ने एक अजीब सा गोला बनाकर उसके मुंह में उछाल दिया और फिर लियो को उठाकर तेजी से वहां से भाग निकला और थोड़ी ही देर में वो राक्षस अंदर से फटकर मारा गया। वहीं दूसरी ओर लियो को नीचे उतारकर रैगना ने बोला कि अब वो उस लेवल की ताकत हासिल कर चुका है जिसकी लियो को हमेशा उम्मीद थी। उधर लियो ने भी रैगना की तारीफ करते हुए कहा कि उसे पकड़ने के लिए अब उसे खुद को और मजबूत बनाना पड़ेगा, पर रैगना ने उसकी तारीफ अनसुनी कर दी और आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि लियो, शहर वालों को बॉर्डर पार ले जाओ क्योंकि ड्रैगन इस राज्य को मिटाने पर तुले हुए हैं। ये सुनते ही लियो गुस्सा होकर उस पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम मुझे पीछे छोड़कर आगे क्यों चले गए? ध्यान रखो तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूंगी, समझे? पर रैगना ने देखा कि शायद ये पहली बार था जब वो इतने गुस्से में है और अपना कंट्रोल खो रही है। उसे याद आया कि लियो तो बस 12 साल की बच्ची है, पर उसकी कमजोरी ने लियो को बेवजह बहादुर बनने पर मजबूर कर दिया। रैगना ने कहा कि वो लियो से मिलकर बहुत खुश था, मगर अब वो साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर लियो रो पड़ी क्योंकि वो अलग नहीं होना चाहती। रैगना ने ठंडे अल्फाजों में उसे कमजोर कहा और बोला कि अगर वो साथ रही तो मारी जाएगी। इधर गुस्से में लियो ने उसकी गर्दन काटने को तलवार चलाई, पर रैगना ने एक उंगली से उस वार को रोक दिया और फिर उसे जमीन पर ढकेलकर अलविदा कहता हुआ गायब हो गया। लियो को कुछ घंटों बाद होश आया। होश आने पर उसने देखा कि साइक्स उसे उठाए ले जा रहा था। वो हैरान थी कि साइक्स ने उसे क्यों पकड़ा हुआ है। तब साइक्स ने उसे बताया कि वो रैगना की बात मानकर देश से बाहर जा रहे हैं। इसी दौरान लियो को बीते हुए समय की याद आई। एक बार उसने रैगना से कहा था कि तलवार उठाने के बाद उसे अपना सपना मिला है। फिर उसने रैगना से पूछा कि तुम्हारा सपना क्या है? तब रैगना ने जवाब दिया था कि वो तो बस लियो के साथ रहना चाहता है। उस बात को याद करके लियो फिर रोने लगी और कहने लगी कि उसने वाकई ही रैगना पर हमला करने की कोशिश की, मगर वो तो ऐसी धमाकेदार ताकत हासिल कर चुका है जैसी वो हमेशा चाहती थी। वो कभी भी रैगना को मार नहीं पाएगी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि रैगना ने उसे क्यों छोड़ा। कुछ दूर से रैगना उन्हें जाते देख रहा था कि तभी एलिज ने पूछा कि क्या वो वाकई लियो को छोड़ देने से ठीक है, जिसके जवाब में रैगना ने कहा हाँ, और जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि वो बस ऐसे लोगों के साथ रह सकता है जिनकी मौत उसे दर्द न दे, क्योंकि जो भी लोग दिल के करीब होंगे वो हमेशा मारे जाएंगे। इसके बाद एलिज ने कहा कि वो अपने घर जाएगी। इधर रैगना ने उसे फिर से क्रिम्सन कहा, मगर उसने मना किया। उसने कहा कि अगर वो अब भी ड्रैगन होती तो वो धूप से जल मरती, लेकिन उसके शरीर में अब ड्रैगन की शक्ति ना के बराबर है। उसकी कमजोरियां भी मिट चुकी है। उसने दोबारा कहा कि वो क्रिम्सन नहीं है और चलने लगी। तभी रैगना अचानक गिर पड़ा। एलिज मुड़ी तो देखा कि उसे तेज बुखार है। वो बेहोश लग रहा था। जब रैगना की आंख खुली तो उसने आग जलती देखी जो एलिज ने तैयार की थी। उसने बताया कि वो उसे वहीं छोड़कर नहीं जा सकती थी जिसने उसकी जान बचाई थी। रैगना समझ गया कि उसका शरीर अभी नई ताकत के लिए तैयार नहीं हुआ है। उसने क्रिम्सन से राय पूछी, पर एलिज ने कहा कि वो क्रिम्सन नहीं है। उसने पूछा कि क्या सचमुच ड्रैगन इस राज्य को मिटाने वाले हैं? तो रैगना ने कहा कि हाँ, इसीलिए अब हर ड्रैगन का शिकार करना होगा। सबसे पहले उस विंग्ड मोनार्क से शुरू करके जो उन्हें लीड कर रहा है। एलिज ने पूछा कि क्या तुम ये सब सचमुच कह रहे हो? तब रैगना ने जवाब दिया कि फ्यूचर में 20 साल बाद उनके बड़े रूप ने ऐसा किया था, बस तब काफी देर हो गई थी और इस बार वो जल्दी मिल गए हैं तो वो सभी से जल्दी से निपटेंगे। अब एलिज सोचने लगी कि रैगना मुझे बार बार क्रिम्सन क्यों बुला रहा है और किस फ्यूचर की बात कर रहा है? ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं हुआ, पागल है क्या ये? फिर भी अंदर ही अंदर क्रिम्सन को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। रैगना के सोते वक्त वो उसकी जांच पड़ताल करती रही और ये पता लगाया कि उसका शरीर सिल्वर की तलवार से जुड़ा हुआ है। उसमें एक अजीब सी एक्साइटमेंट जागी कि शायद यही नया रास्ता है जिससे वो ड्रैगन को अलग अंदाज में मार पाए। वो दोबारा रैगना की ओर मुड़ी और ये महसूस किया कि लियो के ग्रुप की ओर कुछ ड्रैगन्स जा रहे हैं। ये देखकर रैगना ने एलिज को पकड़ा और दौड़ पड़ा और उसने पूछा कि क्रिम्सन के क्या आदेश है। एलिज को कुछ भी समझ नहीं आया, मगर रैगना ने कहा कि वो उसके किसी भी आदेश का पालन करेगा। क्रिम्सन को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उसने कहा कि जाओ उन ड्रैगन्स को मार डालो। बस फिर क्या था, रैगना ने एक उड़ते हुए ड्रैगन को हवा से ही लात मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे बाकी सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसने अपनी शक्ति से कई ब्लेड जैसे हथियार हवा में ही चला दिए, जिसके बाद एक एक करके सारे ड्रैगन हमला करने आए, पर रैगना ने उन ब्लेडों से उन्हें वहीं पर जमा दिया। इधर क्रिम्सन ने उन तलवारों में से एक को उठाकर देखा तो उसको पता चला कि वो तो चालू किस्म की तलवार है जो कोई भी लोहार बड़े आसानी से बना देगा। फिर भी उस तलवार के छूते ही वो ड्रैगन्स को जमा सकती है। ये देखकर वो बड़े हैरत में थी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी कि उससे सुपीरियर ड्रैगन भी बड़ी आसानी से मारे जा सकते थे। उसने ये गौर किया कि किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है जितनी रैगना के पास है, और वो सोचने लगी कि कैसा होगा अगर इसी के बल पर वो एक पूरी आर्मी बना सके तो। तभी क्रिम्सन ने जमीन पर एक तरह का स्लाइम उगला जो गिरे हुए ड्रैगन से मिलकर उन्हें घोलने लगा।
और देखते ही देखते क्रिम्सन अपने असली रूप में सामने आ गई। उसने उंगलियों की चुटकी बजाते ही स्लाइम से ड्रैगनों को मिटा डाला। इसके बाद उसने रैगना की ओर देखा और कहा कि वो दोनों मिलकर ड्रैगन गॉड को मारेंगे और हर एक ड्रैगन का शिकार भी करेंगे, पर बस एक शर्त पर। रैगना को वो स्पेशल जहर पीना होगा जिसका असर बस तब होगा जब वो क्रिम्सन को धोखा देगा। ये सुनते ही रैगना ने बिना हिचक के वो जहर पी लिया। इस दौरान क्रिम्सन ने ड्रैगन की हड्डियों का एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाकर ये घोषणा की कि अब वो ड्रैगन गॉड को मारेंगे और सारे ड्रैगन्स को शिकार बनाएंगे। और जैसे ही ये सौदा खत्म होगा, रैगना क्रिम्सन को भी आखिरी ड्रैगन की तरह मार डालेगा। तभी अचानक एक आवाज ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये क्या, एक बच्चा, यानी कि उस कीचड़ ने एक बच्चे का रूप ले लिया था और वो रैगना पर ताने कसने लगा कि वो क्रिम्सन से अच्छी तरह पेश नहीं आ रहा, जिससे रैगना थोड़ा हड़बड़ा गया। लेकिन उसने बड़ी चतुराई से बात संभालते हुए बोला कि वो काफी समय हो गया ना, हम मिले भी नहीं है, बस इसीलिए। कि तभी क्रिम्सन उस स्लाइम के सर पर कूद गई और वो रैगना से भविष्य के बारे में और पूछने लगी, जिसके जवाब में रैगना ने बस इतना कहा कि हम हार गए। क्रिम्सन ने कहा कि वो ये अच्छे से जानती है, मगर वो ये जानना चाहती है कि उन्होंने कितने ड्रैगन मोनार्क्स को मारा, वर्ल्ड मैजिक क्या था, ग्रेट क्रूसेड क्या था और आखिर में रैगना के साथ क्या हुआ। इतने सारे सवाल सुन रैगना खुद उलझन में पड़ गया। ये देखकर क्रिम्सन ने अपना पहला दांव फेंका और उससे बोला कि अगर तुम इसका जवाब नहीं दोगे तो वो उस पर भरोसा कैसे कर सकती है। तब रैगना ने उसे बताया कि दरअसल उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद है, वो तो बस तुम्हारी शक्ल देखने पर मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद आई थी। ये सुनते ही क्रिम्सन को ये समझ आ गया कि रैगना को सब कुछ याद दिलाने के लिए उसे कुछ खास घटनाओं की जरूरत होगी जिससे उसने अपनी यादों को जोड़ रखा है। रैगना ने कहा कि वो उस पर भरोसा करे, मगर क्रिम्सन को अब रैगना की दी गई शक्ति पर भी शक हो गया, कहीं वो उसको भी भूल गया तो। इसका जवाब देते हुए रैगना ने उसे बोला कि घबराओ मत, वो ताकत उसके शरीर में है, दिमाग में नहीं। वहीं दूसरी ओर एक शहर पर ड्रैगन ने हमला कर दिया, जहां कुछ शिकारी वहां के लोगों को बचाते हुए पीछे रह गए। इधर उनका लीडर उन लोगों का हौसला बढ़ा रहा होता है कि तभी अचानक एक ट्रक घसीटता हुआ वहां पर पहुंचा। रैगना कूद कर बाहर आया और उसने 2 ड्रैगन्स पर झट से हमला करके बाकी के ड्रैगन्स को भी ललकारना शुरू कर दिया। शिकारी ये देखकर दंग रह गए, वो इतना शक्तिशाली था कि उसका ऑरा ही उन ड्रैगन्स को तबाह कर रहा था। इतने में क्रिम्सन भी ट्रक से निकली और उसने बोला कि वो रैगना की सिल्वराइन लड़ाई के कुछ सीन्स देखना चाहती है। उसने कहा कि वो चाहती है कि मैं अभी और भी ड्रैगन मरते देखूं, पर इस बार रैगना खुद कुछ नहीं करेगा, बल्कि उसने शिकारी ग्रुप और बचे हुए लोगों की ओर इशारा किया। वो देखो, रैगना ने देखा कि उनका लीडर जिसका नाम माइकल है, वो एक बच्ची को दिलासा दे रहा है कि वो सब बॉर्डर पार सही सलामत निकल जाएंगे। क्रिम्सन ने उन्हें कहा कि घबराइए नहीं, आसपास के सभी ड्रैगन्स को मार गिराया है। उसने रैगना को रीपर, एक ऐसा महान ड्रैगन हंटर कहा जिसने कई सारे सुपीरियर ड्रैगन्स मारे हैं। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तो और खुद रैगना भी। वहीं क्रिम्सन ने खुद को रैगना का साथी और एक जादूगर कहा। ये सब देखकर माइकल घुटनों पर गिरकर उनसे मिन्नतें करने लगा कि वो टोरर सिटी में आए खतरनाक ड्रैगन्स को मार दे, जो एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा करके सबको तबाह कर रहा है। ये सुनते ही क्रिम्सन ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वो ड्रैगन तीसरी रैंक वाला टेम्पेस्ट सेल्डिस असा है जो हवा में छिपा रहता है। उसने बताया कि उसे ये सब कुछ पता है क्योंकि असल में वो एक जादूगर है। ये सुनकर रैगना को गुस्सा आ गया। वो वहां से निकल ही रहा था कि इतने में क्रिम्सन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उससे पूछा कि हाँ जी, किधर चली सवारी। इसके जवाब में रैगना ने कहा कि सेल्डिस को मारने। तभी क्रिम्सन ने उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी मारी, जिससे वो अपना बैलेंस खो बैठा और नीचे जमीन पर जा गिरा। क्रिम्सन ने पूछा कि क्या रैगना जानता है कि वो ठीक से खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। रैगना जब चुप रहा तो क्रिम्सन ने उससे बोला कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारी नई ताकत ने तुम्हारी सभी मानसिक सीमाएं हटाकर तुम्हें सबसे शक्तिशाली बना दिया है, पर असल में अभी भी उसका शरीर इंसानी ही है। उसकी मसल्स अभी इतनी कमजोर है कि उसे कम से कम 3 दिन आराम करना होगा, तभी वो फिर से चल फिर सकेगा। ये सुनकर रैगना गुस्से से उबल पड़ा, पर फिर भी खड़ा ना हो सका, जिसे देखकर क्रिम्सन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। शिकारी ग्रुप ने क्रिम्सन से रिक्वेस्ट की कि वो सेल्डिस से लड़े और बदले में उन्हें जो भी हथियार चाहिए वो दे दिए जाएंगे, पर क्रिम्सन ने मना कर दिया। उसने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो लोग सेल्डिस से बचकर भाग गए और उन लोगों को बचाने की कोशिश तक नहीं की जिन्हें बाद में सेल्डिस ने मार दिया। उसका क्या? तब माइकल को याद आया कि कैसे वो दूसरे लोगों को पीछे छोड़कर भागे थे और ये सोच सोच कर अब वो गिल्ट से भर गया। आखिरकार माइकल ने कबूला कि काश उसके पास रैगना जैसी शक्ति होती तो वो सबकी रक्षा कर पाता। तभी क्रिम्सन ने उसे एक तलवार थमाई और उससे कहा कि ये वही शक्ति है जिसकी वो तलाश कर रहा है। इसके बाद वो सब टॉरर सिटी के खंडरों में पहुंचे,
जहाँ एक अकेला दरवाजा खड़ा था। क्रिम्सन ने किसी जादुई चाबी से उसे खोला और अंदर देखा बंदूकों का पूरा खजाना, जिसे देख शिकारी तो हैरान रह गए। इधर क्रिम्सन ने उन्हें बताया कि ये बंदूकें उनके देश की आम बंदूकों से बहुत ज्यादा बेहतर है, और क्योंकि इनकी गोलियां रैगना की शक्ति से भरी जाएगी ना, इसलिए और ज्यादा। थोड़े समय बाद शिकारी फायरिंग की प्रैक्टिस करने लगे और क्रिम्सन पागलपन भरी मुस्कान के साथ खड़ी उन्हें देखती रही। वहीं दूसरी ओर रैगना उसकी इस अजीब सी हंसी को देखकर बोलता है कि माना ये तैयारियां उनकी जीत पक्की करेगी, पर उसे अभी भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। ये सुनते ही क्रिम्सन को यह एहसास हो गया कि रैगना को लोगों के करीब रहने से डर लगता है, वही डर कि उसके चाहने वालों की मौत ना हो जाए। क्रिम्सन याद करने लगी कि रैगना तो खुद बोल चुका है कि वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रहता है जिनकी मौत उसे कभी दुख ना दे, या फिर ऐसे लोग जो कभी मर ही ना सके। इसी दौरान क्रिम्सन ने उसका मजाक उड़ाया कि उसने लियो को छोड़ दिया। रैगना ने इनकार करने की कोशिश की, मगर क्रिम्सन ने कहा कि उसने कभी ये सोचा भी है कि लियो पर क्या बीत रही होगी। तब रैगना ने बोला, ये मेरा निजी मामला है और अगर लियो मर भी गई तो मैं तमाम ड्रैगन्स का सफाया कर दूंगा। इस पर क्रिम्सन ने कहा कि लियो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर एक मिशन पर है, इसीलिए लियो भी उनके लिए अहम है। क्रिम्सन ने बड़ी ही शांत सी आवाज में कहा कि वो लियो को कैद करके किसी जादुई भंडार में कोमा में रखेगी, जिससे वो ना कभी किसी जोखिम में पड़ेगी और हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर रैगना ने गुस्से में उसे मारना चाहा, मगर उसके जख्मी शरीर ने उसका साथ ही नहीं दिया। क्रिम्सन ने उसे धक्का देकर उससे जवाब मांगा। बदले में रैगना ने उसे बहुत बुरा भला कहा। वहीं क्रिम्सन भी उस पर बहुत चिल्लाई और उसने रैगना के चेहरे पर लात दे मारी। फिर वहां से चलती बनी। उसने बोला कि वो अकेले ही सेल्डिस को हराने जा रही है। इधर रैगना और क्रिम्सन का ग्रुप वापस लौटता है और वो अपनी नई रिपोर्ट पेश करते हैं, जहां क्रिम्सन को ये पता चलता है कि डेजास, जिसे अक्सर टेम्पेस्ट डेजास कहा जाता है, उसको अभी उसी कस्बे में रुकने का आदेश दिया गया है और वो फिलहाल बस अपना किसी न किसी तरीके से समय काट रहा है। क्रिम्सन को पक्का यकीन है कि वहाँ अब भी कुछ लोग जिंदा है और जिनका जीवित रहना उसके आगे की योजनाओं के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन वो इस बारे में ना तो हंटर्स को बताना चाहती है और ना ही रैगना को, क्योंकि उसका मकसद ही सभी को अपने इशारों पर चलाना है। इसके बाद क्रिम्सन अपना प्लान खोलकर सबको समझाती है, जिसे सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ मिनट बाद ही डेजाज इस बात पर सोच में पड़ गए कि आखिर ये लोग वहाँ से आ कैसे सकते हैं। अब डेजाज ने उनका स्वागत करना चाहा, लेकिन तभी क्रिम्सन लाउड स्पीकर में चिल्लाने लगती है, ये कोई ऐसी वैसी टीम नहीं बल्कि ड्रैगन हंटर्स की टीम है, जो टुच्चे से ड्रैगन वंश के कलंक डेजास की खोज में आई है। डेजास चिढ़कर समझ नहीं पाता कि कोई इंसान ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो ड्रैगन हंटर जो इस लड़ाई में नजर रख रहा था, मन ही मन मानता है कि उन्होंने जंग के लिए सही तैयारियां कर रखी है और उसके साथी बिना किसी डर से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब उसने डेजास द्वारा बुलाए गए बड़े बवंडर को देखा, उसकी पैंट हल्की सी गीली हो गई। फिर भी वो बची कुची हिम्मत के साथ अपनी टीम को चिल्लाकर कहता है, घबराओ मत और अपनी बनाई प्लानिंग के हिसाब से लड़ते रहो। उधर डेजास जो ड्रैगन है, वो भी पूरी कोशिश करता है कि ये इंसान भाग ना पाए। वो उनके इर्द गिर्द बवंडर को बनाकर उन्हें घेरता है और वो उसकी स्पीड बढ़ाकर हंटर्स का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। उधर क्रिम्सन देखती है कि टेम्पेस्ट डेजास का बवंडर उनकी गाड़ी की टॉप स्पीड से भी तेज है, इसीलिए सिर्फ तेजी से भाग निकलना संभव नहीं है। वहीं डेजास भी धीरे धीरे ये समझ जाता है कि ये लोग सूरज की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्रिम्सन जानती है कि खाली धूप ही एक सुपीरियर ड्रैगन को नष्ट करने के लिए काफी नहीं है, खासकर जब वो एनर्जी की तैयारी में हो। फिर भी धूप उसे थोड़ा चोट तो पहुंचा सकती है। अब क्रिम्सन अपने गनर्स को फायरिंग का आदेश देती है, फायर! गनर उसी वक्त ट्रक पर लगी मशीन गन से सिल्वराइन गोलियां चलाने लगता है, जो सीधे बवंडर को आर पार कर देती है। लेकिन ड्रैगन तक पहुंचने से पहले ही गोलियां जमकर बर्फ की परत सी बनने लगती है, मानो उस घूमते हुए तूफान को जगह जगह जमे हुए टुकड़ों में बदल रही हो। तभी क्रिम्सन को याद आता है कि बहुत से ड्रैगन हंटर गलत फहमी पाले रखते हैं, पर सच में ये गोलियां ड्रैगन के खून में बहती हुई जादुई ताकत को जमा देती है। उधर डेजास को कुछ टकराने का एहसास होता है और वो सोचता है कि शायद हंटर्स सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि आखिर क्रिम्सन को ऐसे मस्त हथियार कहां से मिल गए, जबकि हकीकत तो ये है कि ट्रक की मशीन गन आम गोलियां ही दागती है। काफी देर तक लगातार गोलियां पड़ती रहे, ढिसक्याओ 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 ढिसक्याओ, जिससे बवंडर के कुछ हिस्सों पर
बर्फीले पहाड़ से बनते जा रहे थे। इसी बीच ट्रक इधर उधर तिरछा होकर चलता है ताकि तेज हवाओं से फेंके जा रहे मलबे से बच सके। वहीं डेजास को पहली नजर में ये वार कुछ खास नहीं लगते। उसे लगता है कि उसने अपने बवंडर को पूरे काबू में रखा हुआ है कि तभी एक बार फिर क्रिम्सन ने मानो ड्रैगन के विचार पढ़ लिए हो। वो अपने लोगों से कहती है कि अब वो अपने नए प्रकार की गोलियां दागे जिनमें रैगना की शक्ति और भी ज्यादा भरी हुई है। इस ताजा हमले से इन खतरनाक हवाओं पर और भी ज्यादा असर होता है, जिससे डेजास का बवंडर लगभग कंट्रोल से बाहर हो गया। अब हवा की रफ्तार खतरनाक लेवल तक बढ़ गई। ये देखकर डेजास बुरी तरह से नाराज हो गया। वो अब कसम खाता है कि अब मैं इन इंसानों को बख्शूंगा नहीं, और गुस्से में बवंडर को और भी बड़ा बना देता है, जो रास्ते की हर चीज को चकनाचूर करने लगती है। इसी बीच बर्फीले पहाड़ों की भी तादाद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गोलियों की बारिश लगातार जारी थी। आखिरकार वो पूरा बवंडर एक तरह के बर्फीले खोल से घिरता सा दिखा, और फिर अचानक वो खोल टूट गया और डेजास बीच से बाहर लुढ़क आता है। किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये सुबह का समय था। चमकदार सूरज की किरणें उस पर जैसी ही पड़ी वो चौंक गया। रैगना, जो इस पूरी लड़ाई में क्रिम्सन की योजना का हिस्सा बनकर एक्टिव है, वो सिल्वराइन मैजिक को एक बहुत बड़ी दीवार में ढाल देता है। देखते ही देखते वो हाथ के आकार का बन जाता है और हवा में लहरा कर डेजास को जकड़ लेता है। ठीक उसी समय एक सिल्वर तीर ड्रैगन की पीठ में आ घुसता है और उसका खून जमने लगता है। टेम्पेस्ट डेजास घबरा कर हवा का जादू दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश करता है, पर अफसोस उसके पास अब बस हल्की सी ब्रिज बनती है। बदहवासी में वो सिल्वर तीर को पिघालने की कोशिश भी करता है, मगर वो पहले से ही काफी कमजोर पड़ चुका था कि तभी कुछ नाइट्स आते हैं और उस तीर को ऐसे पकड़ लेते हैं जिससे सूरज की रोशनी और तीर दोनों की शक्तियां एक होकर उसे जल्दी से खत्म कर दे। इसी बीच भूकंप की वजह से जमीन एक झटके से ऊपर उठती है, जिसकी वजह से नाइट और ड्रैगन दोनों ही लुढ़क जाते हैं और तीर बीच में से टूट जाता है। इधर तीर से आजाद होते ही डेजास को गुस्सा आ गया कि कैसे इन इनाम के लालची इंसानों ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वो अपने शरीर में धंसा हुआ सिल्वर एरो हेड निकालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी क्रिम्सन के सैनिकों का ट्रक उससे टकराता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डेजास को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे आम इंसानों ने उसकी खाट खड़ी कर दी। वहीं दूसरी ओर क्रिम्सन कहती है कि ड्रैगन की घमंड भरी सोच ने उसे आसानी से फंसा दिया, क्योंकि वो क्रिम्सन को मारने के जुनून में धूप, सिल्वराइन मैजिक और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की घातक टुकड़ी से बेखबर रहा, जो किसी भी सुपीरियर ड्रैगन को हराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इधर रैगना को भी लगता है कि क्रिम्सन वाकई में बेहतरीन ड्रैगन हंटर है, क्योंकि उसने पूरी लड़ाई के दौरान शांति बनाए रखी। युद्ध खत्म होने के बाद क्रिम्सन उन नाइट्स को गाड़ियां और हथियार मुहैया करवाती है, जिससे वो उस उजड़े शहर से जा सके। निकलने से पहले वो उन सबकी याददाश्त से अपने बारे में जानकारियां मिटाने का कोई जादू करती है, जैसे वो हमेशा से करती थी। इसके साथ ही वो रैगना को भी साथ आने का इशारा करती है और बस थोड़ी ही देर में गायब हो जाती है। एक नाइट रैगना का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से उन्हें बदलने का मौका मिला। अगले ही पल वो भी अपनी टुकड़ी के साथ निकल जाता है। इधर वो छोटा सा स्लाइम भी हाथ हिलाकर उन्हें टाटा बाय बाय कहता है। इसके बाद क्रिम्सन द्वारा छोड़े गए रेडियो से किसी आदमी की आवाज आती है, जो कि रॉयल आर्मी की ओर से एक आदेश था। एक खास सूचना, देश के बॉर्डर्स पर ड्रैगन्स का हमला, सभी लोग कृपया जल्द से जल्द राजधानी की ओर बढ़े। वहीं दूसरी ओर वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राजधानी जाने के फैसले से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। उसके बाद कहानी 5 दिन पहले की घटना पर जाती है, जहाँ हमें एक शाही महल दिखाई देता है। राजा डॉन एरू के नष्ट होने की खबर पाकर घबरा जाता है। उसे गार्ड से पता चलता है कि डॉन एरू पर हमला किसी देश ने नहीं बल्कि ड्रैगन्स ने किया है। ये सुनकर राजा बुरी तरह से चौंक गया और उसने आदेश दिया कि पास के गैरिसन से एक सैनिकों की टीम तैयार की जाए और साथ ही ड्रैगन्स हंटर को भी काम पर लगाया जाए। वो ये भी चेतावनी देता है कि किसी भी हालत में किसी सुपीरियर ड्रैगन से कोई सीधा न उलझे। ये सुनते ही गार्ड सलामी देकर चला जाता है, जबकि राजा अपने आप से सवाल करने लगा कि आखिर ये अचानक ड्रैगन के हमले क्यों शुरू हो गए। वो याद करता है कि राजधानी पर जादुई बैरियर है, लेकिन एक सुपीरियर ड्रैगन इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बस इसी सोच में वो उलझा ही हुआ था कि इतने में उसकी आंखों के सामने एक पंख तैरता हुआ दिखाई देता है।
ध्यान से देखने पर उसे एक पक्षी दिखाई देता है, जैसे पंख वाली कोई छवि सी ऊपर से उतरती हुई दिखाई देती है। ये एक ड्रैगन एंजल थी जो किंग लियास से बिना आज्ञा के आने के लिए माफी मांगती है। उसने अपना नाम एल्टीमा बताया, जो कि पहले रैंक की बर्ड विंग है, यानी ड्रैगन्स में से एक मोनार्क, फर्स्ट रैंक। ये सुनते ही राजा चौंकता हुआ खड़ा हो गया। वो पहचान गया कि ये पंखों वाली ड्रैगन एंजल है, जिसका नाम उसने सुन रखा था। उधर एलिटीमा उसे भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने टाइम को एक तरह से रोक दिया है ताकि कोई उसका आना जाना न देख पाए। ये सुनते ही राजा उससे ये पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है, जिसके जवाब में एलिटीमा उसे बताती है कि वो यहाँ माफी मांगने आई है। उसने राजा को एक कटा हुआ ड्रैगन का सर देते हुए बताया कि उसने डॉन एरू पर हमले का आदेश नहीं दिया था, बल्कि ये खास ड्रैगन अपने मन से हिंसा करने लगा, तो उसने उसे सजा दी और वो सर इसी बात का सबूत है। साथ ही वो कहती है कि उसे अफसोस है कि वो अपने इस ड्रैगन को टाइम पर काबू ना कर पाई। राजा एलिटीमा की शांति भरे मूड से उलझन में पड़ गया और वो उसकी माफी को मंजूर कर लेता है। इसी दौरान एलिटीमा उसको थैंक यू बोलते हुए ये बताती है कि इसके बावजूद भी ले नाम का ये देश नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यही उसकी गॉड की इच्छा थी। वो आगे कहती है कि उसका इरादा तो पहले ये था कि सब कुछ गुपचुप तरीके से मिटा दिया जाए ताकि कोई ना बच सके। ये सुनते ही राजा उसे चेतावनी देता है कि उसके ऐसा करने से युद्ध छिड़ जाएगा, मगर एलिटीमा बड़े प्यार से उसे जवाब देती है कि ये युद्ध नहीं टलेगा, घबराओ मत, बस एक तरफ कत्लेआम होगा। अगले ही पल वो अपनी शक्तियां एक्टिव करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा अपने रिंग से सोलर बैरियर की शक्ति समेटकर उस पर वार करने ही लगा था कि इतने में प्रीस्ट अपने हाथ की जगह ड्रैगन का सर उभार कर राजा पर वार कर देता है, जिससे एलिटीमा को कोई नुकसान नहीं होता। एलिटीमा उस प्रीस्ट को शुक्रिया कहती है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी एक दूसरा ड्रैगन जैसा प्राणी जिसका नाम बोरिस है वो दिखाई देता है। वो कहता है कि उसने राजा को पूरी तरह से नहीं मारा, बस उसे अपंग कर दिया है। थोड़ी देर बाद एलिटीमा समय को पलटकर राजा के खतरनाक घावों को ठीक कर देती है, जिसे देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। आखिर वो जिंदा कैसे बच गया? एलिटीमा कहती है कि वो कोई देव नहीं, बस गॉड की सेवक है और राजा के लिए ये सब रोक पाना मुमकिन नहीं है। अगले ही पल राजा उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि वो उसके देश को बख्श दे। लेकिन एलिटीमा बताती है कि उसका गॉड ले देश का पूरा अस्तित्व मिटाना चाहता है। फिर वो राजा का हाथ पकड़कर कहती है कि एक शासक होने के नाते अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोगों को बिना दर्द के मरने का मौका मिले तो तुम्हें ये करना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जगह जगह बड़े पैमाने पर ड्रैगन हमलों से भागे लोग राजधानी में घुस रहे हैं, पर राजा मायूसी से सबको आने दे रहा है। उधर एलिटीमा फिर से दिखाई देती है और वो बोलती है कि ये सब एक योजना के मुताबिक हो रहा है, वरना 10 दिन के अंदर राजधानी के सब लोगों की जान चली जाएगी। कि तभी कोई खबर लाता है कि डोरिया जो 9th सीट था राजकुमारी स्टारिया के हाथों हार गया। ये सुनते ही एलिटीमा 5th और 6th सीट वाले टेरा और जोरा को भेजती है ताकि वो उस राजकुमारी को अपने काबू में ले ले। ज्यादा चिंता की बात तो ये थी कि टेमू, ग्रीमल और डेजास तीनों ही दक्षिणी सीमा के पास गायब हो गए। उन्हें शक था कि शायद रैगना या क्रिम्सन ने उन्हें मार डाला। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शायद किसी और बर्ड लाइनों के ड्रैगन या सोलैरियन ने ये काम किया होगा। लेकिन एलिटीमा का एक बुजुर्ग सेवक ये मानता था कि ये कोई अनजान खतरा है। ये सुनते ही एलिटीमा उसे जलाकर भस्म कर देती है। अब बूढ़ा सेवक अपने दिल की मांग करता है तो एलिटीमा उसका दिल उसे लौटा देती है और वो टेंटिकल जैसी चीजों से खुद को जोड़कर फिर से जीवित हो जाता है। ये देखकर एलिटीमा उसकी सजा रोक देती है और वो कहती है कि तुम इस नए खतरे का पता लगाओ। तभी हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वॉल कामुई है, जो कि एक 2nd रैंक का ड्रैगन है। वो बातों ही बातों में एलिटीमा के साथ फ्लर्ट करने लग गया, जिससे एलिटीमा गुस्सा होकर एक जोर का घूंसा मारकर उसे दूर फेंक देती है और जल्दी अपना काम करने को कहती है। जल्दी मेरा काम करो वरना तुम्हारी खैर नहीं। उधर आंखें खोलते ही रैगना को क्रिम्सन का नया रूप दिखाई देता है, जिससे उसे एलिटीमा के बारे में कुछ और बातें धुंधली सी याद आती है। उसे महसूस होता है कि भले ही क्रिम्सन एक चंट और तिगड़मबाज इंसान हो, मगर एलिटीमा बिल्कुल दूसरी ही आइटम है। वो तो अपने तरीके से लोगों को मारती है, जो रैगना को और भी ज्यादा डरावना लगता है। इसके बाद उसने ये कसम खाई कि एक दिन वो एलिटीमा का शिकार जरूर करेगा, जिस पर क्रिम्सन उससे कहती है कि उन्हें एलिटीमा से भिड़ने के लिए कुछ और साल रुकना चाहिए, क्योंकि अभी रैगना पूरी ताकत का सही तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया है और ना ही वो किसी छिपी हुई शक्ति की समझ रखता है। क्रिम्सन को ये पूरा यकीन है कि ड्रैगन बॉर्डर पर हो रही घटनाओं पर नजर रख रहे होंगे, इसीलिए शायद यही सबसे सही समय है एलिटीमा को ललकारने का। इसके बाद क्रिम्सन 2 पहलू देखती है, या तो रैगना एलिटीमा को हरा देगा या फिर वो हार जाएगा, और ये देखकर क्रिम्सन बीच में कूद पड़ेगी। यानी क्रिम्सन के लिए ये एक परीक्षा सी होगी कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बातों ही बातों में वो बताती है कि वो राजधानी के पास पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पर विंग्ड प्रोगिनेटर से मिलने जाएंगे। उसी वक्त एलिटीमा अपने विशाल टावर पर
खड़ी होकर ड्रैगन गॉड से बातें कर रही होती है, जहां पर हमें पता लगता है कि गॉड एक छोटा सा बच्चा है जो कभी डॉन एरू की पेस्ट्री का शौकीन था। अब उस बच्चे को वो शहर याद भी नहीं है। इससे एलिटीमा को ये पक्का यकीन हो जाता है कि ले देश भी गॉड की यादों से मिट चुका है, इसीलिए उसका अंत तो करना ही पड़ेगा। इधर रैगना, क्रिम्सन और स्लाइम ले की राजधानी पहुंचते हैं, जहां क्रिम्सन एक तरकीब बताती है कि कैसे वो महल के करीब वाले पुराने इलाके में चुपके से घुसेंगे, मगर वो उन्हें पहले ही बता देती है कि वो खुद को वेरोनिका के रूप में ढाल रही है, जिसे देखकर रैगना का जी मचलने लगता है। वो कहता है कि शायद उसे भीड़ भाड़ की वजह से बेचैनी हो रही है, लेकिन तभी क्रिम्सन उसे चिढ़ाती है, क्यों रोनाबार जैसी महानगरी में भी तो तुम गए थे ना, तब कैसे झेला था ये सब? जिसके जवाब में रैगना कहता है कि तब लियो उसके साथ थी, इसलिए उसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्रिम्सन कहती है कि ठीक है, अगर इतनी दिक्कत है तो प्लान कैंसिल करके वहाँ से वापस चलते हैं। ये सुनते ही रैगना मना कर देता है। वो कहता है कि चाहे उसकी जान ही चली जाए, पर एलिटीमा से लड़ने के लिए वो हर हाल में तैयार है। उसकी ये जिद सुनकर क्रिम्सन बहुत खुश हुई। वो स्लाइम को आदेश देती है कि वो 2 घंटे तक रैगना पर नजर रखे, क्योंकि वो खुद जानकारी इकट्ठी करने जा रही है। साथ ही वो कई रूल्स एंड रेगुलेशन गिनवाती है। वो कहती है कि यदि रैगना ने इन्हें तोड़ा तो वो गद्दार कहलाएगा। इसके साथ ही वो अगले ही पल भीड़ में गायब हो गई। उधर रैगना ये बात नोट करता है कि राजधानी में लगभग 2 मिलियन लोगों के होने का दावा था, फिर भी सड़कों पर गजब ही सन्नाटा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो लोग तेजी से रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे हैं, पर कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद क्रिम्सन एक बार में घुसती है, जहां कोई जनरल स्ट्रीट गर्ल्स के साथ बातें कर रहा है। क्रिम्सन को देखते ही वो जनरल वहां से उठ गया। असल में वो क्रिम्सन का ही कोई वफादार सेवक है, जो अफसर का भेष बदलकर सूचना इकट्ठी कर रहा है। इसी दौरान क्रिम्सन उस पर बरस पड़ती है कि तुम अपना काम छोड़कर इधर मौज मस्ती में लगे हो, जिस पर वो सफाई देते हुए कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है। अगले ही पल खिड़की से बाहर देखती हुई क्रिम्सन चीमा को जोर से बुलाती है, चीमा, जो बिल्ली लड़की सी दिखती है। क्रिम्सन बताती है कि वो रैगना को एलिटीमा से भिड़वाना चाहती है, ताकि वो सब मिलकर विंग्ड मोनार्क को निपटा दे। उधर रैगना और स्लाइम देखते हैं कि एक पूरी भीड़ किसी पर्दे वाली जगह को घूर रही है। सैनिक जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो अंदर कई सारे ड्रैगन्स की लाशें दिखती है। वहीं अफसर ये ढिंढोरा पीटता है कि हमले के बावजूद ले की आर्मी इतनी मजबूत है कि वो ड्रैगन से निपट सकती है, और वो सुबह ही धूप में उन लाशों को जला देते हैं। उधर रैगना ये तमाशा देखकर सोचता है कि सेना बस दिखावा कर रही है ताकि लोग उन पर भरोसा बनाए रखे। वो वहाँ से हटने लगता है कि तभी उसकी नजर टीमा नाम की एक औरत पर पड़ी, जिसे देखकर उसके दिमाग में सीधा क्रिम्सन की वो चेतावनी याद आई थी कि अगर एलिटीमा सामने आए तो उसकी उलझन में ना फंसना। ये कोई और नहीं बल्कि एलिटीमा ही थी, और उसे देखकर रैगना की लड़ाई के कीड़े जागने लगे। इसी दौरान एलिटीमा उसके पास आती है और रैगना की हालत देखकर उसे छूने की कोशिश करती है। रैगना को देखकर उसे ऐसा लगता है कि मानो वो बीमार या कमजोर हो। इसी बीच क्रिम्सन एक अलग ही तरकीब बना रही थी कि आखिर रैगना कैसे एलिटीमा से निपटेगा, पर वहीं गोलेम को ये शक था कि क्या वाकई रैगना ऐसा कर पाएगा। एलिटीमा तो समय के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है। इसके बाद गोलेम कुछ झलकियां दिखाता है कि कैसे एलिटीमा समय को उलट पुलट कर सकती है। अब क्रिम्सन मानती है कि वो शक्तिशाली जरूर है, पर जीत नहीं सकती। वो एक साथ टाइम को ना तो रोक सकती है और ना ही उसे पीछे कर सकती है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर उसे बार बार ये जादू इस्तेमाल करने को मजबूर किया गया तो उसकी शक्ति निशाने पर नहीं जाएगी। वो ये भी बताती है कि नेबुल और बोरिस बीच में आ सकते हैं, इसीलिए उसने अपने सेवक को उन्हें उलझाने का काम सौंप दिया। जाओ तुम उन दोनों को देखना। इधर शहर में एलिटीमा एक खोए हुए बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाने की कोशिश कर रही थी कि तभी स्लाइम उसे बताता है कि रैगना भीड़ में घबराता है। एलिटीमा कहती है कि वो इस बच्चे की मदद करना चाहती है, और वहीं हमारा हीरो रैगना मन ही मन खून के घूंट पी रहा था। उसे याद आता है कि ये वही एलिटीमा है जिसने ना जाने कितनों का सर्वनाश किया है, और अब ये बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाने का पुण्य करना चाहती है। क्या कितनी दोगली इंसान है। वो उसे ताना भी मारता है कि आखिर वो अच्छाई का नाटक क्यों कर रही है। इसके जवाब में एलिटीमा उससे कहती है कि भलाई करने के लिए उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है, जिसे सुनकर रैगना और भी भन्ना जाता है। रैगना वहाँ से हटने ही वाला होता है कि तभी उसके कानों में एलिटीमा की एक बात पड़ती है। वो नेबुल से कहती है कि कुछ इंसानों को गायब होने की लिस्ट में डालना है ताकि वो बिना दर्द की मौत पा सके। ये सुनते ही रैगना वापिस आकर उस पर बुरी तरह से बरस पड़ता है। एलिटीमा कहती है कि उसे रैगना का गुस्सा समझ में नहीं आया, लेकिन नेबुल सतर्क हो जाता है। वो ये समझता है कि ये इंसान
इंसान खतरनाक है कि तभी एलिटीमा समय रोकने की कोशिश करती है, मगर रैगना तेजी से आगे बढ़कर उसे काट देता है। पर वो टाइम को पलटकर अपना घाव भर देती है, मगर रैगना ने एक बार फिर से मुक्का जड़कर उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। अब टाइम दोबारा घूमने के बावजूद भी उसे ये झटका झेलना पड़ता है। इस तरह बार बार एलिटीमा टाइम को बदलने की कोशिश करती है और रैगना हर दफा उसका वार तोड़ देता है। वो उसे कभी लगातार हमला करके हवा में उछाल देता है तो कभी तलवारें फेंककर उसे छलनी कर देता है। थोड़ी ही देर में एलिटीमा वार से थक कर हाफ रही होती है। उसे लग रहा था कि वो अमर है, मगर रैगना ने उसकी ये गलतफहमी तोड़ दी थी। रैगना कहता है कि उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि वो उसके हाथों मारी जाएगी। इतने में क्रिम्सन भी वहाँ पर पहुँच गई और उसने देखा कि रैगना और एलिटीमा आमने सामने थे और ये सब होने की आशा उसने इतनी जल्दी नहीं की थी। वो ये चाहती थी कि वो रैगना की ताकत को धीरे धीरे परखे। इसी बीच एक आदमी संदेश लेकर आता है और बताता है कि दोनों ड्रैगन यहाँ नहीं दिख रहे और शहर का मैजिक बैरियर भी गायब है। शायद नेबुल उसे लेकर गायब हो गया है। इसके बाद क्रिम्सन को याद आता है कि उसने चीमा को कहा था कि लौट कर आना। अब शायद बोरिस महल छोड़कर चला गया है। उधर एलिटीमा बार बार मारी जा रही है और टाइम को बार बार पलटते पलटते वो थोड़ी थकने भी लगी थी। पर तभी अचानक बोरिस मदद के लिए आता है, मगर गोलेम ने उसे दूर से ही रोक दिया। वहीं नेबुल एक रोकने वाले जादुई घेरे को रैगना पर डाल देता है। इसी बीच वो बच्चा लगभग मरने को होता है ताकि एलिटीमा भाग सके। फिर नेबुल अपना खून कुर्बान करके छोटे ड्रैगन को बुलाता है, मगर रैगना सिल्वराइन मैजिक से उसे तोड़कर आजाद हो जाता है। उधर स्लाइम ने नेबुल के बैरियर को ही खा लिया, जिसे रैगना एक बार फिर से एलिटीमा के पीछे दौड़ता है। वो उसे जबरदस्ती शहर से दूर घसीट कर ले जाता है। तब एलिटीमा आखिरी दाव को चलाते हुए पूरे संसार को ही पीछे घुमाने की कोशिश करती है। तब रैगना खुद को फिर से उन्हीं जले हुए ड्रैगन्स की लाशों के पास पाता है और अजीब सी बेचैनी महसूस करता है कि तभी अचानक टीमा प्रकट होती है। वो टाइम को रोकना चाहती है और वो ये देखती है कि रैगना को पूरी तरह से जकड़ा क्यों नहीं जा रहा। उसकी उंगली अभी भी हिल रही है। इधर नेबुल बदला लेने के लिए रैगना पर हमला करता है, पर एलिटीमा उसे रोक देती है। वो उसे ये समझाती है कि रैगना किसी आम जादू का शिकार नहीं होगा। उसका शरीर मानो एक अमर तलवार जैसा बना हुआ है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। शायद उसने एलिटीमा का फ्यूचर खून अनजाने में हजम किया है, जिससे वो उसके टाइम मैजिक को कुछ हद तक अनदेखा कर पा रहा है। एलिटीमा राजा को कहती है कि वो सोलर बीम से रैगना पर वार करे और नेबुल बाकी लोगों की रक्षा करे, मगर रैगना फिर से उसे रोकने के लिए आ जाता है और ये देखकर एलिटीमा हक्की बक्की रह गई। वो सबको टाइम में रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद वो अपने बचे कुचे मैजिक को उस पर पूरी तरह से झोंकती है, पर रैगना उसकी फिर से ढाल को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक रैगना रुक गया और उसने देखा कि उसका मुंह खून से बुरी तरह से लथपथ हो गया है। उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो जमीन पर ढेर हो गया। उसी पल राजा उस पर एक खतरनाक वार दाग देता है। धुएं और मलबे के बीच नेबुल किसी औरत की आकृति को देखता है जिसका चेहरा छिपा हुआ था। बोरिस एलिटीमा को कहता है कि टाइम को रोककर फिर से भाग चलो, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रैगना उसकी ताकत को इतनी आसानी से तोड़ सकता है। उधर क्रिम्सन देखती है कि रैगना बहुत बुरी हालत में है, जबकि एलिटीमा भी बुरी तरह से कांप रही थी। अब उसका जीतने का भ्रम टूटने लगा था। वो चाहती तो रैगना को खत्म कर सकती थी, पर वो डर से जड़ खड़ी थी और आखिरकार वो किसी नई जादुई ताकत की कोशिश में लगती है। लेकिन तभी क्रिम्सन ने राजधानी के अंदर कई सारे धमाके करवाए, जिससे एलिटीमा दहल गई। वो चाहती थी कि लोगों को बिना किसी दर्द के मारा जाए, मगर यहाँ तो भगदड़ मच गई थी। ये देखकर एलिटीमा रोने लगी। वो फिर पूरी राजधानी को दोबारा से समय में उलटने की सोचती है, पर नेबुल उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसी दौरान क्रिम्सन भी वहाँ से हटती है और वो ये जानती है कि उसने एलिटीमा के दिमाग पर बहुत तगड़ा घाव किया है। इधर एलिटीमा घुटनों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी कि मैं किसी को नहीं बचा पाई, किसी को भी नहीं। थोड़ी देर में क्रिम्सन एक गली में जाकर गोलेम से मिलती है, जो उसकी योजना की तारीफ करता है, और वो गुस्से में आकर एक शीशी गोलेम की आंखों पर फोड़ देती है। और वो कहती है कि वो चाहती थी कि सही जगहों पर और बम लगाए जाए। ये सुनते ही गोलेम जवाब देता है कि उसने कुछ बम बचा कर रखे थे, क्योंकि उसने सोचा कि रैगना से मिलने के बाद क्रिम्सन का इरादा बदल गया होगा। और अब उसे समझ आ रहा था कि क्रिम्सन कठोर दिल की है, जिसका दिल आसानी से नहीं पिघलता। क्रिम्सन उससे कहती है कि वो अपना ये शरीर त्याग कर यहीं रुके और ब्लड लाइन की हरकतों पर नजर रखे। उसे ऐसा सेवक नहीं चाहिए था जो उस पर प्रयोग करे। बस फिर क्या था, गोलेम निराश होकर उसकी आज्ञा को मान
लेता है। इसी बीच नेबुल रोती हुई एलिटिमा को थामे हुए आती है। उसे याद आता है कि वो कभी बोरिस से ड्रैगन मैचुरेशन पीरियड पर बात कर रहा था कि जिसने जितनी जल्दी मोनार्क के खून के साथ अच्छे परिणाम दिखाए उसका पावर उतना ही अधिक हो जाता है, और इसमें जोरा को 1 साल लगा, कैमुई को 2 साल, जबकि नेबुल ने पलक झपकते ही वो प्रोसेस को पूरा कर लिया, जिससे वो थियोरेटिकल रूप से अब सबसे ऊंची शक्तियों का मालिक है। लेकिन फिर भी वो एलिटिमा को बचा नहीं पाया। इसी झुंझुलाहट में नेबुल ज्यादा ताकत की प्यास जगाता है और अगले ही पल वो तुरंत इवॉल्व करने लग गया, और वो ये कहता है कि अब वो रैग्ना और क्रिम्सन को किसी भी हालत में ढूंढ निकालेगा। उधर इन सब के बीच क्रिम्सन एक ग्लोब चैम्बर में छिपी हुई थी। उसे नेबुल का ये बदलाव महसूस हुआ और वो ये समझती है कि वो उसे ही ढूंढ रहा होगा, लेकिन वहीं वो ये भी मानती है कि उसका ग्लोब चैम्बर अदृश्य है, इसलिए शायद वो उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। इस बार चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं हुई, पर परिणाम उनके पक्ष में था। वो अब कुछ साल बाद ही उन पर हमला करेगी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ये बोलते ही वो वहाँ से निकलने वाली थी कि इतने में रैग्ना उठ गया और चिल्लाने लगा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो एलिटिमा को मार नहीं देगा। इस पर क्रिम्सन उसे शांत होने को बोलती है और वो कहती है कि उसने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा शक्तियां तुम्हारे पास है। तुम बहुत अच्छा लड़े, लेकिन अभी के लिए चीजें सब हमारे हक में है, इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। ये सुनते ही रैग्ना उस पर चिल्लाने लगा कि उसे उसकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस एलिटिमा को हराना है। वो एक बार फिर अपनी सारी शक्ति लगाकर खड़ा होता है और अपना सिल्वरिन ऑरे को बनाता है कि तभी क्रिम्सन को ये देखकर अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। भला इसमें इतनी जान अभी भी कैसे बची हुई है? इस बीच रैग्ना का सिल्वराइन ऑरा और नेबुल की बढ़ती ताकत के एकजुट होने से उसका बैरियर हिलने लगता है। ये देखकर क्रिम्सन झल्लाती है कि नेबुल बिल्कुल पागल है जो उससे टकराने की हिम्मत कर रहा है। वो गोलेम से कहती है कि वो नेबुल को गोली मार दे। बस फिर क्या था, अपने मालिक की बात सुनकर गोलेम दूर इमारत पर बैठे बैठे सिल्वराइन बुलेट चलाता है जो सीधा नेबुल के सिर का हिस्सा उड़ा देती है, लेकिन वो फिर भी बच गया। इसी दौरान वो बोरिस को पलटवार का आदेश देता है। देखते ही देखते सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी, क्योंकि रैग्ना एक बार फिर से खड़ा होता है। उसके शरीर से तेज ऑरा निकलता है। वहीं रैग्ना और नेबुल एक दूसरे को मारने की धमकी देते हैं, जिससे क्रिम्सन अंदर ही अंदर कुड़ने लगती है, मानो रैग्ना दुश्मन की ही मदद कर रहा हो। वो देखती है कि रैग्ना अपनी सिल्वराइन शक्ति में और एनर्जी को डाल रहा है। उधर ले में मौजूद ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक औरत सैनिक बड़बड़ाती है कि ड्रैगन तो आज रात हमला करने वाले थे, पर जैसे उनकी मरने की इच्छा बेकार हो गई। मगर एक और सैनिक किसी प्रिंसेस को रिपोर्ट देना चाहता है, मगर उसने देखा कि वो राजकुमारी ड्रैगन का मांस खा रही है। वो कहती है कि जब ड्रैगन इंसान खाते हैं तो वो क्यों ना ड्रैगन को खाए। अब पता नहीं वो इंसान है या ड्रैगन, इसलिए वो चाहता है कि प्रिंसेस खुद आकर उन्हें देखे। वहीं दूसरी ओर कैद खाने में हम देखते हैं कि एक पट्टी से आंखों पर पर्दा बांधे क्रिम्सन खड़ी हुई है और सैनिकों ने उसे घेर रखा है। वो किस्मत को कोसती है कि रैंडम टेलीपोर्ट की जो उसने तैयारी की थी उसमें ये सबसे खराब संभावना थी कि वो सीधा ले के उस इलाके में जा गिरे जहां राजा की स्पेशल टुकड़ी की कमान करने वाली राजकुमारी स्टारिया मौजूद है। कुछ देर बाद वही स्टारिया आती है और एक सेवक उसे ये बताता है कि अचानक 2 आदमी मैजिक सर्कल के जरिए आ गए हैं। हालांकि सर्कल अभी भी सही सलामत है, इसलिए उनकी योजना को कोई खतरा नहीं है। स्टारिया मजाक में क्रिम्सन को ड्रैगन मीट ऑफर करती है, लो खाओगे? ये देखकर क्रिम्सन उसे लेने की कोशिश करती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि ये ड्रैगन का मीट है, उसी वक्त ही उसकी तबीयत खराब सी हो जाती है और वो उल्टियां करने लगती है। इधर क्रिम्सन मन में याद करती है कि स्टारिया वही लड़की है जो बिना हाथों के जन्मी थी, पर उसे हर चीज के आभा पैटर्न देखने की अनोखी क्षमता मिली, जिससे वो टेलीकिनेसिस यानी कि मन से हर चीज को चला सकती है। उसने सबसे पहले चम्मच छुरी पर काबू पाकर अपना नाम सिल्वरवेयर प्रिंसेस बनाया। 6 साल की उम्र में उसने 3 छोटे ड्रैगन्स को मारा और 8 साल की उम्र में उसने 2 मिड लेवल ड्रैगन समेत कईयों को रोंद डाला। इतना ही नहीं, क्रिम्सन को असली डर ये था कि स्टारिया का ऑरा टेक्निक से था, जिससे वो केवल किसी के रहन सहन के तरीके से ही किसी के भी सच झूठ को जान सकती है। एक ही नजर में वो लोगों के अंदर छिपी बातों का पता लगा लेती है। वहीं बातों बातों में स्टारिया ने उससे पूछा कि वो है कौन और उसके साथ क्या हुआ है। इस पर क्रिम्सन सोचती है कि उसे सच झूठ मिलाकर बोलना पड़ेगा, वरना वो पकड़ी जाएगी। ऑरा की तरंगों को इतनी सावधानी से मैनेज करना होगा कि वो पकड़ी ना जाए। अब वो रैग्ना को कोसती है कि वो इस हाल में बेहोश पड़ा है और मुझे ही सारे जवाब देने पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर स्टारिया 2 सेकंड इंतजार करती है और बेसब्र होकर जवाब मांगती है, अरे बताना, अरे जल्दी बताना।
तभी क्रिम्सन उससे माफी मांगती है, पर उसे ऐसा लगा जैसे वो उसके झुंझलाहट को नहीं भांप पा रही है। इससे क्रिम्सन को हौसला मिला और वो जानबूझकर अपनी घबराहट दिखाने लगी। वो आंख पर लगा एक पैच हटाती है जिसमें उसकी ड्रैगन जैसी आंख दिखाई देती है। सैनिक उसे अजीब फेयर समझते हैं, पर क्रिम्सन खुद को चीज वाइज नाम का एक फर्ज बताती है। वो मन में याद करती है कि स्टारिया ने एक बार देशद्रोह की साजिश करने वाले जनरल को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि उसने उसके गिल्ट इमोशन को भांप लिया था। क्रिम्सन को भरोसा है कि वो खुद को फर्ज बताकर छूट सकती है जो किसी दूसरी नस्ल का है, और उसकी आंखें इंसानों जैसी तो है नहीं। इधर स्टारिया का एक सेवक और सवाल करने लगता है कि तुम्हारा टेलीपोर्ट मंत्र इतना ऊंचे लेवल का कैसे हुआ? क्या वो सोलारिया का भगोड़ा है? क्रिम्सन कांपने का नाटक करती है जिससे वो दुख वाला इमोशन दिखा सके कि मुझसे गलती हो गई। खैर, अभी तक सब उसके बहाने को मान रहे थे। उन्हें लगा कि शायद ये कोई साधारण सी जड़ी बूटी बनाने वाली है जो राजधानी से भाग कर आई है, पर स्टारिया उसे फिर से झूठा घोषित कर देती है। हालांकि उसका ऑरा जो है वो नीला दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो ईमानदारी का निशान है, और अगर वो झूठ कहती है तो फिर वो लाल हो जाएगा। अब नीला है तो वो कहती है कि वो कुछ सच्ची बातों में झूठ मिला रही है। इसी बीच क्रिम्सन अजीब सी उलझन दिखाने की कोशिश करती है। तब स्टारिया उसे एक बड़ी सी तलवार थमाती है। वो बताती है कि जो इंसान ईमानदारी से सिल्वर को हथियार बनाता है उसका ऑरा वो साफ पढ़ लेती है। लेकिन जब क्रिम्सन ने तलवार थामी तो उसे बस मौत का एहसास हुआ। ये देखकर स्टारिया तुरंत नतीजा निकालती है कि उसी ने ही राजधानी में हुए धमाकों को अंजाम दिया होगा। वो अपने सैनिकों को तलवार निकालने का आदेश देती है और क्रिम्सन के विरोध को अनसुना कर देती है। अब स्टारिया हमला करने ही वाली होती है कि क्रिम्सन चीख का नाटक करती है। वो असली खतरे में नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी पल गायब हो सकती थी। उसका इरादा बस इतना सा था कि वो अपना नाटक कर इस ठिकाने से पर्दे के पीछे कहीं घुसकर कोई योजना बना ले। इतने में अचानक रैगना सामने आ गया और उसने स्टारिया की तलवार रोककर कहा कि वो खुद क्रिम्सन को मारना चाहता है। उसका एक सेवक देखता है कि उनका सबसे बेहतरीन तलवारबाज जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये देखकर सब बुरी तरह से घबरा जाते हैं। स्टारिया रैगना को घूरती है और उसे एक तलवार वाला शरीर कहती है, मानो वो इंसान नहीं तलवार हो तलवार। फोर आइज नाम का एक सेवक पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। उधर क्रिम्सन मन ही मन ये सोच रही है कि अब क्या होगा। स्टारिया रैगना को देखती है और कहती है, तुम्हारे शरीर में तो सिल्वराइन पूरी तरह से समाया हुआ है। उसका गुरु उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर स्टारिया उछलकर उसके पीछे चली जाती है और शर्माने लगती है कि उसने आज से पहले ऐसा ताकतवर मुस्टंडा कभी नहीं देखा। रैगना हल्की आवाज में कहना चाहता है कि वो उनसे लड़ने नहीं आया, अगर कोई उसे ना मारे तो वो उनका आदेश मान लेगा। पर फोर आइज सुझाव देता है कि दोनों को कैद करके बाद में न्याय किया जाए। इसके बाद दोनों को लोहे की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसके तुरंत बाद क्रिम्सन कहती है कि वो आराम से बात करना चाहती है, और उसी पल वो रैगना को नीचे ढकेलकर उसके सर के ऊपर पांव रख देती है। इतनी तेज लड़की है यार ये। इस पर रैगना चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तुम राजधानी से क्यों भागी, जिसके जवाब में क्रिम्सन पलटकर कहती है कि बस यूं ही, एल्टिमा पर टूटकर तुमने मेरी योजना तबाह कर दी, इसीलिए। रैगना जिद करता है कि एल्टिमा को जिंदा रहने देना बेगुनाहों के साथ गद्दारी होगी। वहीं क्रिम्सन याद दिलाती है कि रैगना वो लड़ाई हार चुका है। फिर भी रैगना कहता है कि उसे खत्म करना ही होगा। इस बार क्रिम्सन चिढ़ जाती है, मैंने तुम्हें बचाया, तुमने मेरा कहा नहीं माना, मेरा ग्लोब चैम्बर भी तोड़ डाला, अब हम यहाँ फंसे हुए हैं तुम्हारी वजह से। मुझे अपने आदमियों की कोई खबर नहीं है, कैसे चुकाओगे मेरा कर्ज? बदले में रैगना जवाब देता है कि वो उसका कर्ज एलिटिमा को मार कर चुकाएगा। और ये सुनकर तो क्रिम्सन को और भी गुस्सा आ गया। वो उसके सर पर और जोर से पैर रख देती है। वो कहती है कि वो उसके ऑरे को एडजस्ट कर रही है ताकि वो जिंदा रहे। रैगना धीरे से शुक्रिया कहता है, फिर बोलता है कि जैसे ही वो ठीक होगा वो राजधानी लौटेंगे और अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच वो पूछता है कि स्लाइम कहाँ है, आसपास कहीं दिख ही नहीं रहा। क्रिम्सन को याद भी नहीं रहता, मगर रैगना पर थोड़ी बहुत स्लाइम की चिकनाहट लगी दिखती है। वो अपने बाल का एक टुकड़ा काट कर रैगना के शरीर को मेज सा उपयोग करते हुए स्लाइम को बुलाती है, लेकिन अब स्लाइम पहले से और छोटा रह गया है। ये देखकर क्रिम्सन भुनभुनाती है कि ये भी एक नुकसान है। स्लाइम हैरान है कि वो आखिर है कहाँ। थोड़ी देर में क्रिम्सन उसे समझाती है कि ये लेह के उत्तरी हिस्से का कोई मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो जमीन के नीचे बहुत ही पुरानी शैली में बनी हुई है। वो सोचती है कि शायद ये जगह किसी उपयोग में लाई जा सके। अब रैगना और स्लाइम दोनों ही ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्रिम्सन का इरादा क्या है। और इस बेस में 1500 आम आदमी कैद करके रखे गए हैं जिनकी हालत थोड़ी भी अच्छी नहीं है। वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। उन्होंने तड़प कर राजकुमारी स्टारिया से मिलने की मांग शुरू कर दी। तभी पहरेदार उनका रास्ता रोकते हैं। फोर आइज देखता है कि सिचुएशन काफी खतरनाक है, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि राजकुमारी को दो अनजान लोगों ने हरा दिया तो भाई बवाल मच जाएगा। वो नहीं चाहते कि राज्य की सबसे मजबूत टुकड़ी की छवि पर आंच आए। इसके बाद दो आदमी और आते हैं जो
जो बताते हैं कि गलियारे में पड़ा वो बूढ़ा तलवारबाज काफी सदमे में है, क्योंकि रैगना ने उसे चंद सेकंडों में हरा दिया, जबकि उसने कभी एक सुपीरियर ड्रैगन का हाथ तक काट डाला था। ये सुनकर दो औरतें भी वहां पर आ गई और वो उनसे पूछती है कि कहीं राजकुमारी स्टारिया उन दो घुसपैठियों में से किसी पर लट्टू तो नहीं हो गई। ये सुनकर फोर आइज सबको शांत कराने की कोशिश करता है, शांत शांत शांत। उधर राजकुमारी अकेले किसी कोने में बैठी रैगना को याद करके खोई हुई है। तब उसका गुरु आकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से में आकर स्टारिया उससे पूछती है, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? इसके जवाब में वो कहता है, मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम रैगना के लिए कुछ महसूस करने लगी हो, शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है। फिर गुरु कहता है कि पूरे राज्य की सबसे बड़ी योद्धा होने के नाते उस पर भारी जिम्मेदारी है और इस चीज को उसे समझना चाहिए, और अगर वो लड़खड़ागी तो उसकी शक्तिशाली टुकड़ी भी भटक जाएगी। ये सुनकर स्टारिया हथियार उठा लेती है और कहती है कि ये बोझ बड़ा है। गुरु उसे दिलासा देता है कि कुछ लोगों को यही बोझ आगे बढ़ाता है। ये सुनकर स्टारिया खुद को संभालती है और अपने तेवर में वापस लौटती है। दूसरी ओर अल्टीमा असफल होने के दुख से जूझ रही है। उसे सपने में उसका गॉड एक बच्चे के रूप में दिखाई देता है, जो उसे बहन कहकर गले लगाता है और शिकायत करता है कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया। ये सुनते ही अल्टीमा चीख कर जाग गई। वो टाइम को फिर से रोकना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। अपने सबसे बड़े जादू के ना चल पाने की वजह से वो गहरे सदमे में चली जाती है। वो जानती है कि उसे अपना मिशन हर हाल में पूरा करना है, पर उसकी हर कोशिश उसे और घने अंधेरे में ढकेल रही है। ऐसे ही मजेदार एनिमे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में।